ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, म्यूट हो गया था मेरा। देखिए इस सर्किट में आपका जो ये मैं सर्किट आपका एक्सप्लेन किया हूँ ये वाला, देखिए अमीटर वोल्ट मीटर मेथड वाला, तो इसमें बेसिकली हमने क्या किया है कि इस लोड के अक्रॉस पावर कैलकुलेट किया, तो पी ट्रू पावर कितना हो जाएगा, लोड के अक्रॉस वोल्टेज वीएल और लोड के अक्रॉस करंट कितना हो जाएगा, आई ऑफ एल हो जाएगा। अच्छा, वोल्ट मीटर के अक्रॉस फ्लो होने वाली करंट कितना है आपका, आई ऑफ वी है, और लोड और वोल्ट मीटर के अक्रॉस आपको वोल्टेज कितना है, वी ऑफ एल है। ओके, तो अगर यहाँ पे हम इस पॉइंट नोड ए पे अगर करंट की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा, आई ऑफ एल प्लस आई ऑफ वी हो जाएगा। तो एक्चुअल हमारी मेजर पावर कितनी हो जाएगी, पी इज इक्वल टू इस अमीटर के अक्रॉस लोड करंट प्लस वोल्ट मीटर की करंट इनटू वी ऑफ एल। ठीक है, तो अगर हम पी मेजर पावर निकालें तो कितना हो जाएगा, आई ऑफ एल इंटू वी ऑफ एल प्लस आई ऑफ वी इंटू आर ऑफ एल, आई ऑफ वी इंटू वी ऑफ एल। बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हमको बेसिकली इस लोड के अक्रॉस पावर ऐसे मेजरमेंट करनी है कि जो हमारा वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी वजह से हमारी जो पावर का लॉसेस है वो काफी कम हो, और वोल्ट मीटर के अक्रॉस हमारा पावर का लॉसेस तभी कम होगा जब हमारा वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर इस आइडियल कंडीशन में हम अगर वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट कर लेंगे तो हमारा वोल्ट मीटर का अगर इनफाइनाइट होगा तो मतलब क्या होगा, वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे ओपन सर्किट की तरीके से वर्क करेगा। अगर ओपन सर्किट की तरीके से वर्क करेगा तो हमारा आई ऑफ वी कितना होगा, जीरो होगा। अगर हमारा आई ऑफ वी जीरो होगा तो इफेक्टिव पावर कितना होगा, जीरो होगा। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम एक कंक्लूजन फाइनली अगर ये लिख सकते हैं कि अगर हम वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस को जो आरवी वैल्यू उसको काफी हाई कर दें, या फिर हम इस पॉइंट को ऐसे ही बोल सकते हैं कि अगर हम लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू को काफी लो कर दें तो क्या होगा, अगर लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू काफी कम हो जाएगी तो मैक्सिमम से मैक्सिमम लोड करंट किधर फ्लो हो जाएगी, इस आर ऑफ एल के थ्रू हो जाएगी। और वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, यानी वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस सर्किट के अक्रॉस जो करंट होगी वो अप्रोक्सीमेटली कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो पूरी की पूरी जो करंट है वो हमारी किधर चली जाएगी, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस चली जाएगी। तो फाइनली हमको पावर कितना मिल जाएगा, पी इज इक्वल टू वी एल इंटू आई ऑफ एल मिल जाएगा। तो आपको बेसिकली मैं यही बताना चाहता हूँ। और इसमें लॉसेस कितना है, इसका लॉसेस कितना है, आई ऑफ वी है। अगर इस वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस को मैं आरवी से डिनोट करूं तो हमारा इस आई ऑफ वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी ऑफ एल डिवाइडेड बाई आर ऑफ एल, आर ऑफ वी। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम मेजर पावर देखें तो मेजर पावर हम लिख सकते हैं आई ऑफ एल इंटू वी ऑफ एल प्लस वी ऑफ एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर ऑफ वी। तो ये हमारी कितनी आ जाएगी, मेजर पावर आ जाएगी। अगर इसमें हम परसेंटेज ऑफ एरर को कैलकुलेट करना चाहें तो परसेंटेज ऑफ एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे, मेजर पावर माइनस ट्रू पावर डिवाइडेड बाई ट्रू पावर इनटू 100। ठीक है, तो मेजर पावर कितना है हमारा, आई ऑफ एल, इसे इक्वेशन नंबर 2 डाला मैंने। ठीक है, और इसे इक्वेशन नंबर क्या डाला, 1 डाला। अगर इक्वेशन 2 में से आप इक्वेशन 1 घटाएंगे तो देखिए कितना बनेगा आपका, तो परसेंटेज ऑफ एरर कितना आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ एरर आ जाएगा आपका वी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर वी इंटू ट्रू पावर कितनी है आपकी, वी एल इंटू आई ऑफ एल। तो ये क्या आ जाएगा, सर्किट का इफेक्टिव क्या आ जाएगा आपका, परसेंटेज ऑफ एरर ही आ जाएगा। और यहाँ से आप इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड करेंगे तो परसेंटेज ऑफ एरर कितना हो जाएगा, वी ऑफ एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर ऑफ वी इंटू वी ऑल एफ इंटू आई ऑफ एल। अगर इसको हम, तो फिर यहाँ से आपको देखने से भी लग रहा है कि अगर हम वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस की वैल्यू को बहुत हाई कर देंगे तो हमारा परसेंटेज ऑफ एरर कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि ये मेथड हमारा उस टर्मिनोलॉजी में यूज किया जाता है जहां पे हमें बेसिकली क्या होता है कि लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू काफी कम हो और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ही हाई हो, तो उस पर्टिकुलर केसेस में यहाँ से हम पावर का मेजरमेंट कर सकते हैं। एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, आपकी जो वोल्ट मीटर होता है वो हमेशा लोड के साथ में कैसे लगता है, पैरेलल में लगता है। वोल्ट मीटर हमेशा लोड के साथ में पैरेलल लगता है। क्यों, क्योंकि वोल्ट मीटर की कंडीशन क्या होती है कि उसके लिए वोल्टेज हमें कांस्टेंट बनाना होता है। तो कोई भी वोल्ट मीटर होगा वो हमेशा क्या करेगा, अगर सपोज अगर आपका एक ये लोड रेजिस्टेंस है तो अगर आपको इसमें वोल्ट मीटर और अमीटर का कनेक्शन करना है तो वोल्ट मीटर हमेशा कैसा लगता है, पैरेलल में लगता है। तो वोल्ट मीटर हमेशा कैसा लगेगा, लोड रेजिस्टेंस के साथ में पैरेलल में लगेगा। बट अगर आपको अमीटर लगाना है लोड रेजिस्टेंस के साथ में तो अमीटर कैसे लगेगा आपका, एक पर्टिकुलर सीरीज में लगेगा। तो अमीटर हमेशा लोड के साथ में सीरीज में लगता है, जबकि वोल्ट मीटर हमेशा लोड के साथ में कैसे लगता है, पैरेलल लगता है। ठीक है, उसके बाद में आपका जो ये तो हो गया आपका एबी मेथड, जिसको बेसिकली हम अमीटर वोल्ट मीटर मेथड बोलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है जिसको बेसिकली हम वीए मेथड बोलते हैं। वीए मेथड जो होता है जिसको बेसिकली हम वोल्ट मीटर अमीटर मेथड बोलते हैं।
तो वोल्ट मीटर अमीटर मेथड में मैंने क्या होता है, वीए मेथड का मतलब क्या हुआ कि पहले वोल्टेज आएगा फिर बाद में अमीटर आएगा, और मैंने बता चुका हूँ अमीटर हमेशा लोड के साथ में कैसे लगता है, सीरीज में लगता है। तो इसका अगर हम सर्किट डायग्राम बनाना चाहें तो ये तो हमारे पास एक पर्टिकुलर लोड रेजिस्टेंस हो जाएगा, फिर क्या है अमीटर बाद में आएगा। तो अमीटर कैसे लगाया हमने, अमीटर हमेशा इस लोड के साथ में कैसे लगाया, सीरीज में लगाया। तो ये हमारा क्या हो गया, अमीटर हो गया, इसमें फ्लो होने वाली करंट क्या हो गई हमारी, आई ऑफ एल हो गई, ठीक है। उसके बाद में क्या है वोल्ट मीटर, उसके बाद में आपको क्या लगाना है, वोल्ट मीटर लगाना है, आपने वोल्ट मीटर लगा दिया, और ये फाइनली आपके पास कुछ इस तरीके से सर्किट बन गया अमीटर वोल्ट मीटर मेथड का। अब देखिए यहाँ पर भी करंट आपकी कितनी फ्लो हो रही है, आई ऑफ एल प्लस आई ऑफ वी फ्लो हो रही है। इस वोल्ट मीटर में जो करंट जा रही है वो कितनी जा रही है, आई ऑफ वी जा रही है, और इस अमीटर में कितनी करंट जा रही है, आई ऑफ एल जा रही है, ठीक है। हमने ये मान लिया कि वोल्ट मीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज कितना है, सॉरी हमने ये मान लिया कि लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, वी ऑफ एल है। तो अगर यहाँ से हम ट्रू पावर को कैलकुलेट करें तो ट्रू पावर कितना हो जाएगा, वी ऑफ एल इंटू आई ऑफ एल, लोड के अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज इंटू लोड रेजिस्टेंस। अगर हम पी मेजर पावर निकालना चाहें तो पी मेजर पावर कैसे निकालेंगे हम, पी मेजर पावर कैसे निकालेंगे, तो पी मेजर पावर कैसे निकलेगी हमारी, पी मेजर पावर निकलेगी हमारी आई ऑफ एल लोड करंट और ब्रैकेट में बी ऑफ एल प्लस वी ऑफ ए। अगर इस सर्किट में करंट हमने कितनी मानी, आई ऑफ एल मानी है, और हमने ये मान लिया कि इस अमीटर का अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है, वी ऑफ ए है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर सिस्टम में केवीएल लगाएंगे तो कितना निकलेगा, पी इज इक्वल टू आई ऑफ एल इंटू इन दो पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में, ठीक है। अगर इन दो पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में अगर हम टोटल पावर कैलकुलेट करना चाहेंगे तो कितना लगेंगे, इसका वोल्टेज इंटू करंट, अमीटर का वोल्टेज इंटू करंट, और लोड रेजिस्टेंस का वोल्टेज इंटू करंट। तो हम पावर कैसे निकालेंगे, P बराबर वी आई, अमीटर के क्रॉस वोल्टेज हमने कितना माना, वी मान लिया, और लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज कितना मान लिया हमने, वी ऑफ एल मान लिया। तो अगर हम P मेजर पावर कैलकुलेट करना चाहे तो P मेजर पावर कितना हो जाएगा, आई ऑफ एल इंटू वी ऑफ एल प्लस वी ऑफ ए इंटू आई ऑफ एल, ठीक है। तो ये सर्किट में क्या है हमारा, ये देखिए ट्रू पावर हमारी कितनी है, वी ऑफ एल इंटू आई ऑफ एल, इक्वेशन नंबर 1। तो ये वी ए इंटू आई एल क्या है, ये हमारा एक तरीके का लॉसेस है। तो अब आपको बताइए इस लॉसेस को हम कैसे, ये लॉसेस किसकी वजह से आ रहा है, ये लॉसेस आ रहा है कि जब हमारा अमीटर सर्किट के इंटरनल स्ट्रक्चर की वजह से ये क्या आ रहा है, लॉसेस आ रहा है। इंटरनल स्ट्रक्चर इन द सेंस ऑफ रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। अब आप देखिए अगर अमीटर के अक्रॉस ये करंट यहाँ पे फ्लो हुई, अगर अमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, अगर मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हुआ तो मैक्सिमम से मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप अमीटर के अक्रॉस ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस केसेस में अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप अगर अमीटर के अक्रॉस हो जाएगा तो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज की वैल्यू होगी वो बहुत ही कम होगी। तो हमको क्या कराना है, हमारा मेन टारगेट ये है कि हमें लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम मिलना चाहिए। तो वो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज हमको मैक्सिमम से मैक्सिमम तभी मिलेगा जब हमारा अमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये मेथोलॉजी हम तब यूज करते हैं जब हमारा किसी सर्किट में लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही हाई होती है। तो वोल्ट मीटर अमीटर मेथड तब यूज करा जाता है जब हमारा लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू, जो लोड रेजिस्टेंस होता है उसका वैल्यू कैसा हो, काफी हाई हो। और इस केसेस में जो अमीटर का रेजिस्टेंस क्या है वो काफी लो है। अगर आप अमीटर के रेजिस्टेंस को लो लेंगे, या फिर आइडियल केसेस में आप बोल सकते हैं कि अगर आपने अमीटर के रेजिस्टेंस को जीरो ले लिया, तो अगर अमीटर के रेजिस्टेंस को जीरो ले लिया तो फाइनली उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी कितना हो जाएगा आपका, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि यह जो हमारी मेथोलॉजी यूज तब करी जाती है जब हमारा लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत ही हाई हो और जो अमीटर का रेजिस्टेंस है वो बहुत ही लो हो। उस केसेस में जो हमारा मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के बराबर होगा। इसका जो परसेंटेज ऑफ एरर है, इस तरीके से मैंने एबी मेथड के लिए परसेंटेज ऑफ एरर निकलवाया था, उसी तरीके से आप बीए मेथड के लिए परसेंटेज ऑफ एरर अपने आप से करेंगे। ये आपका असाइनमेंट है, ठीक है। इस तरीके से आप ये करिएगा, ठीक है। तो ये तो था आपका पावर इन डीसी मेजरमेंट, ये पावर जो था वो आपका डीसी मेजरमेंट वाला पार्ट था, ठीक है। तो पावर इन डीसी मेजरमेंट वाला पार्ट हमारा फिनिश हो चुका है। अब हम बात करेंगे पावर इन एसी मेजरमेंट कि एसी सर्किट में हम पावर का मेजरमेंट किस तरीके से करते हैं। पावर इन एसी मेजरमेंट सर्किट, देखिए इससे पहले हमने आपको इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट की डिफ्लेक्टेंट टॉर्क की क्वेश्चन बताई थी। तो डिफ्लेक्टेंट टॉर्क की क्वेश्चन क्या थी आपकी, टीडी इज इक्वल टू I1 इंटू I2 इंटू कॉस फाइव इंटू DM बाई डी थीटा, ठीक है। ये